मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी कायनात बहुत ज्यादा बड़ी है। जितना हम देख सके हैं उसमें हमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नजर आती हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, सूरज मौजूद हैं। हमें यह लगता है कि यहीं कहीं लाइफ भी मौजूद है जिसे हम एलियंस कहते हैं। एलियंस हम उस लाइफ को कहते हैं जो दुनिया के बाहर मौजूद है। हमें ये चीज अपनी मूवीज में भी नजर आती है जब एक उड़न तश्तरी यूएफओ उड़ता हुआ आता है और उसमें हमें एलियंस नजर आते हैं। क्या कभी आपने एलियन की तस्वीर पर, उसकी शक्ल पर गौर किया है? क्या आपको एलियन जाने पहचाने नहीं लगते? मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं, चाहे वो हमारे दोस्त एलियंस हों या हमारे दुश्मन हों, उनकी शक्लें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं लगती। लेकिन अगर हम अपनी दुनिया की लिविंग थिंग्स, जानदारों पर गौर करें तो हमें एक पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आता है और वो पैटर्न ये है कि हमारी आंखें ऊपर होती हैं और हमारे नाक आंखों से नीचे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंसानों की तरफ देखें तो हमें हाथ नजर आते हैं, हमें पैर नजर आते हैं, हमें दो आंखें नजर आती हैं और कान नजर आते हैं। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो दुनिया की जिंदगी में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हमें जिंदगी, एलियंस कहीं भी मिले कायनात में, उनकी शक्ल भी ऐसी ही होनी चाहिए? साइंस ये कहती है कि इसके बहुत कम चांसेस है कि उनकी शक्लें भी ऐसी हों, क्योंकि वो दुनिया में इवॉल्व नहीं हुए। हम जितने भी एलियंस अपनी मूवीज में देखते हैं वो तो लगता यह है कि दुनिया पर रहे हैं या उनके पेरेंट्स दुनिया में मौजूद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बचपन में मैं एक स्टोरी पढ़ता था जिसे गोल्डी लॉक्स कहा जाता था, गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। एक बच्ची जंगल में एक घर में जाती है और उसे वहां पर 3 सूप के बॉल नजर आते हैं। एक बहुत ज्यादा गर्म होता है, एक बहुत ज्यादा ठंडा होता है और एक बिल्कुल मुनासिब होता है। वो इस सूप के बॉल से सूप पीना शुरू कर देती है जो कि बिल्कुल सही टेम्परेचर पे होता है। इसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में भी एक गोल्डी लॉक जोन होती है जिसे हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। ये एक ऐसी जोन होती है जहां पर जिंदगी परवान चढ़ सकती है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मसलन अगर मैं सूरज की तरफ देखूं तो सूरज के करीब करीब जो प्लैनेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा गर्म होंगे, सूरज के बहुत दूर जो प्लैनेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। लेकिन जमीन के पास एक ऐसी जोन एग्जिस्ट करती है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं या गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। हमारा सूरज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। इस ग्राफ को देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सूरज की उम्र बढ़ती है तो उसका मैस भी बढ़ रहा है और वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ ग्लो कर रहा है। यहां पर आपको प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं जो उसके गिर्द घूम रहे हैं और आपको ब्लू कलर में गोल्डी लॉक जोन भी नजर आ रही है। माजी में अगर हम देखें तो ये गोल्डी लॉक जोन सूरज के करीब है, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज का मैस बढ़ता जा रहा है गोल्डी लॉक जोन सूरज से दूर होती जा रही है। इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं और जमीन गोल्डी लॉक जोन में मौजूद है। लेकिन आज से बहुत अरसे बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जमीन गोल्डी लॉक जोन से बाहर निकल आएगी जब सूरज इतना ज्यादा रोशन होगा और उस वक्त मार्स गोल्डी लॉक जोन में आ चुका होगा। गोल्डी लॉक जोन वो जोन होती है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले पानी स्टीम यानी भाप में एग्जिस्ट करता है, भाप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके बाद पानी बर्फ की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। पर जिंदगी के लिए जरूरी है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। तो जमीन और मुस्तकबिल में मार्स ऐसी जगह होंगी जहां पर पानी एग्जिस्ट कर सकेगा और वो भी लिक्विड फॉर्म में। मैंने आपको यही चीज यहां पर दिखाई है। अगर आप लाल रंग देखें तो ये वो हॉट जोन है जो कि सूरज के बड़े होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसी तरीके से ग्रीन जोन वो है जो कि गोल्डी लॉक जोन है या हैबिटेबल जोन है और इसमें जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। आप देखें तो ग्रीन जोन में पहले जमीन लाए नहीं करती थी, जमीन यहां पर नहीं होती थी। आज जमीन इस गोल्डी लॉक हिस्से में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुस्तकबिल में यह हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है और जमीन इस हिस्से से बाहर चली जाएगी। मार्स गोल्डी लॉक जोन में आ चुका होगा। इसीलिए आज हम मार्स की तरफ देख रहे हैं और मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो हिस्सा है नीला जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है और यहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हुई कि जिंदगी सोलर सिस्टम्स में
गोल्डी लॉक जोन के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स हैं और हर स्टार के साथ कम से कम एक प्लेनेट भी मौजूद है। लेकिन इनमें से कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हमें लाइफ मिलेगी, हम कैसे इसका अंदाजा लगा सकते हैं? इसके लिए हमें कई सवाल पूछने पड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल तो यह है कि क्या वहां पर गोल्डी लॉक जोन एग्जिस्ट करती है? वहां पर ऐसे प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं जो गोल्डी लॉक जोन में हो, और वो कितने हैं? दूसरी चीज यह है कि अगर वहां पर लाइफ मौजूद भी है तो वो किस शक्ल में है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लाइफ बैक्टीरिया की शक्ल में आई। तो क्या वहां पर बैक्टीरिया की फॉर्म में लाइफ मौजूद है या इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, जिस तरीके से इंसान इंटेलिजेंट है? तो फिर इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमने रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए। जैसे हमने रेडियो दरियाफ्त किया, हमने कायनात में रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए, जो कि आज स्पीड ऑफ लाइट के साथ बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला। कायनात में जिंदगी की तलाश करने के लिए जरूरी है कि हम कॉस्मिक कैलेंडर को डिफाइन करें। हम कायनात की तमाम इवेंट्स को एक साल के टाइमलाइन पर लेके आएं। मसलन आप इमेजिन करें कि 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ और आज 31 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो तमाम कायनात एक साल में हमने परो दी है। इसमें हमारे पास जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो मिल्की वे की फॉर्मेशन है, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन है और जमीन की फॉर्मेशन है। इसे हम कॉस्मिक कैलेंडर कहते हैं और ये एक बहुत मशहूर साइंसदान ने हमें दिया। तो हम चलते हैं जनवरी में, जहां पर बिग बैंग हुआ। फरवरी में गैलेक्सीज बननी शुरू हो चुकी थी और मिल्की वे मई में बना। मई में मिल्की वे गैलेक्सी बन चुकी थी। सोलर सिस्टम सितंबर में बना। अक्टूबर में फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, प्लांट्स जमीन पर आ चुके थे और उसके बाद ज्यादा कम्प्लेक्स एनिमल्स बनना शुरू हो गए नवंबर में। दिसंबर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें डायनासोर्स नजर आते हैं। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर से लेकर 27, 28 और 29 दिसंबर तक आपको डायनासोर्स की हुकूमत नजर आती है। फिर हमें 30 दिसंबर को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आया और जमीन से टकराया। ये एक थ्योरी है और डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर हमें दोबारा लाइफ नजर आती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान 9:25 पर 31 दिसंबर की रात को जमीन पर आया। और अगर मैं आखिरी घंटे को देखूं तो आपको यहां पे नजर आएगा कि यहां पर आइस एज थी हमारे पास सिर्फ 50 सेकंड पहले। हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ 30 सेकंड पहले आई। हजरत ईसा का ज़हूर 5 सेकंड से पहले हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर 5 सेकंड के कुछ बाद हुआ। और आज मैं 0 सेकंड पर खड़ा हूं। तो जितनी तरक्की हमने की है और वो सिर्फ 1 सेकंड में की है। अगर कायनात की उम्र 1 साल हो जाए तो इंसान ने जो तरक्की की है वो सिर्फ 1 सेकंड तक महदूद है। हम 1 सेकंड में इतने काबिल हुए हैं कि हम रेडियो सिग्नल्स खला में भेज सकें और एलियंस को ढूंढ सकें। फ्रैंक ड्रेक ने हमें एक इक्वेशन दी जिसे हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी सिविलाइजेशन पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। पर सबसे पहले हम गैलेक्सी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सिविलाइजेशंस जो हैं वो n है इज इक्वल टू, और ये बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद हमें नंबर ऑफ n मिलेगा। पहली चीज क्या है, वो ये है कि किसी भी गैलेक्सी में स्टार्स कितने बन रहे हैं, उनका रेट क्या है, कितनी जल्दी सूरज बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सूरज बन रहे हैं उनके प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उनके प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो गोल्डी लॉक जोन में है, कितने प्लैनेट्स गोल्डी लॉक जोन में है, उन गोल्डी लॉक जोन में मौजूद प्लेनेट पर जिंदगी के आने के चांसेस कितने हैं, क्या वहां पर वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद है जो हम समझते हैं जिंदगी के लिए जरूरी है, और अगर वहां पर जिंदगी शुरू हो भी गई तो उसमें इंटेलिजेंट लाइफ, इंटेलिजेंट जिंदगी जो है उसके कितने चांसेस हैं। चलें हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट जिंदगी भी आ गई तो क्या वो इस काबिल है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके, क्या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, और अगर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है भी तो क्या वो उसी वक्त में हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जिस वक्त में हम मौजूद हैं। मसलन हम गैलेक्सी में सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस काबिल हैं पूरे साल में हम अपनी दुनिया के बाहर कम्युनिकेट कर सकें, तो क्या वो भी उसी सेकंड में मौजूद हैं या वो हमसे पहले आके खत्म हो चुके हैं या उन्होंने हमारे बाद आना है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं
जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस आएंगी। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इन फैक्टर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं तो हमारे पास 80 बिलियन सिविलाइजेशन के नंबर भी आते हैं और 50 मिलियन सिविलाइजेशन के नंबर भी आते हैं। तो अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो 50 मिलियन, और अगर आप थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो 80 बिलियन तक आता है। लेकिन इस इक्वेशन में हमें एक वन सिविलाइजेशन का जवाब भी मिलता है, और वो वन सिविलाइजेशन कौन सी होगी? वो हम खुद हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये भी बताती कि हो सकता है सिर्फ एक सिविलाइजेशन हो और वो इंसान है। मुझे अमूमन लोग ये पूछते हैं कि आपका अपना जाती ख्याल क्या है, क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, मैं ये समझता हूं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन जब बनाए तो उनके बीच में मुख्तलिफ जानदारों को फैला दिया और अल्लाह ताला ही उनको वापस इकट्ठा करने की कुदरत रखते हैं। इससे साफ नजर आता है कि हमारे अलावा भी ऐसे क्रिएचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्रिएचर्स कहाँ मिलेंगे, इनको हम कैसे ढूंढेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। हो सकता है वो एलियंस आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, वो खौफनाक ना हो, बल्कि वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हों या इन जैसी कोई लाइफ की शक्ल हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।